अभी मैंने दोबारा लाइव किया है। आप लोग बताएं मुझे कि क्या आपको मेरी स्क्रीन दिख रही है लाइव में। आपके मैसेज मुझे ये बताएंगे कि मैं दोबारा से लाइव हो गया हूं। अभी 7 लोग आ गए हैं। आप लोगों को मेरी लाइव स्क्रीन दिख रही है? आ गए हैं। आप लोगों को मेरी लाइव स्क्रीन दिख रही है? जी, अभी कुछ लोगों का मैसेज आया है कि अब ये ठीक से आ रहा है और मेरी स्क्रीन उनको दिखनी शुरू हुई है। तो अब मैं अपनी बात शुरू करता हूँ। आप लोगों के मन में जो भी प्रश्न हो, जो भी क्वेश्चन हो, वो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। अपने जो चैट बॉक्स नीचे जो आ रहा है, मैसेज बॉक्स है, उसमें जहां भी आपको दिक्कत हो वहां आप अपना प्रश्न लिख सकते हैं। आज मैं बात करने जा रहा हूं इग्नू के बीएड प्रोग्राम के बारे में। हमारा बीएड प्रोग्राम 2 साल का ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग से चलने वाला प्रोग्राम है। हमारे प्रोग्राम को नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन से मान्यता प्राप्त है। लोगों का मैसेज आया है, अब आ रहा है। तो अब मैं अपनी बात शुरू करता हूँ। आप लोगों के मन में जो भी प्रश्न, हमारे बीएड प्रोग्राम का लक्ष्य आपको सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी लेवल पर टीचिंग लर्निंग के लिए तैयार करना है। आप में से बहुत सारे ऐसे टीचर्स हैं जो प्राइमरी लेवल पर टीचिंग करते हैं। आप में से हो सकता है कुछ ऐसे टीचर्स हों या कुछ ऐसे स्टूडेंट हों जिन्होंने टीचर ट्रेनिंग का प्रोग्राम तो कोई किया हो लेकिन वो शायद टीचिंग ना कर रहे हों। ऐसे में हमें आपको तैयार करना है सीनियर सेकेंडरी और सेकेंडरी लेवल पर टीचिंग के लिए, और इसी उद्देश्य को ध्यान में रखकर हमारा बीएड प्रोग्राम बनाया गया है। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं कि हमारा बीएड प्रोग्राम नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन से मान्यता प्राप्त है और इसकी राष्ट्रीय स्तर की वैधता है, अर्थात देश में कहीं भी हमारा पाठ्यक्रम पूर्णतः मान्य है। जहां तक बीएड प्रोग्राम के मेन ऑब्जेक्टिव का प्रश्न है, बीएड प्रोग्राम का मेन ऑब्जेक्टिव आपको एजुकेशन के डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स पर क्रिटिकली रिफ्लेक्ट करने के लिए तैयार करना, और हमने इसमें थ्योरी और प्रैक्टिस दोनों को इस तरह से इंटीग्रेट किया है जिससे कि जब आप एक टीचर के तौर पर स्कूल में जाएं तो आप अपने लर्नर्स को नॉलेज क्रिएशन के लिए इंगेज कर सकें। इसके डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स और ये प्रोग्राम क्यों है, इसकी सारी इंफॉर्मेशन आपकी प्रोग्राम गाइड में है। आपकी प्रोग्राम गाइड में है, तो आप उस प्रोग्राम गाइड को पढ़िए। इसलिए मैं उन डिटेल्स में नहीं जा रहा हूं। मैं केवल उन डिटेल्स पर बात करूंगा जो ऑपरेशनल डिटेल्स है। सबसे पहला मुद्दा ड्यूरेशन का है। आप सभी को पता है कि हमारे बीएड प्रोग्राम का ड्यूरेशन 2 साल है, 2 इयर्स है, जो मिनिमम ड्यूरेशन है। आपने जनवरी 2020 में एडमिशन लिया है तो आपके 2 साल दिसंबर 2021, जनवरी 2020 से जनवरी 2020 से दिसंबर 2020 तक 1 साल, और जनवरी 2021 से दिसंबर 2021 तक दूसरा साल। तो आपके दिसंबर 2021 में मिनिमम 2 साल होंगे। ऐसे में 2 साल का ये मिनिमम ड्यूरेशन है जिसमें आपको ये पूरा प्रोग्राम पूरा करना है।
किसी वजह से आपका कोई थियरी कोर्स पूरा नहीं हो पाता, कोई प्रैक्टिकल कंपोनेंट रह जाता है, या कोई और चीज है जो अधूरी रह जाती है, उस स्थिति में आपको इग्नू के और ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम की तरह इस प्रोग्राम में 5 साल का मैक्सिमम ड्यूरेशन दिया जाता है। अर्थात आप अपने कार्यक्रम को अधिकतम 5 साल में पूरा कर सकते हैं। अधिकतम 5 साल का मतलब है कि अगर आपने जनवरी 2020 में एडमिशन लिया है तो 2020, 2021, 2022, 2023 और 2024 अर्थात दिसंबर 2024 से पहले पहले आपको इस कार्यक्रम के सभी कंपोनेंट, चाहे वो प्रैक्टिकल है, चाहे वो थियरी पेपर है, चाहे वो इंटर्नशिप है या वर्कशॉप है, सब कुछ पूरा करना होगा। ये मैक्सिमम पीरियड है, इसके बाद आपको कोई और पीरियड अलाउ नहीं होगा। जहां तक मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन का प्रश्न है, हमारा इग्नू का बीएड कार्यक्रम 2 भाषाओं में उपलब्ध है, हिंदी और अंग्रेजी। स्टडी मटेरियल हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में है। असाइनमेंट आप हिंदी या अंग्रेजी किसी भी भाषा में लिख सकते हैं। टर्म एंड एग्जामिनेशन जो होते हैं उनमें जब आंसर शीट्स आपको लिखनी होती हैं, एग्जाम देने होते हैं, आप हिंदी या अंग्रेजी किसी भी भाषा में दे सकते हैं। लेकिन आप ये नहीं कर सकते कि एक प्रश्न का जवाब हिंदी में लिखें, दूसरे प्रश्न का जवाब अंग्रेजी में लिखें। एक ही भाषा चुनिए, वो भाषा चुनिए जिसमें आप अपने विचार ठीक तरीके से व्यक्त कर सकते हैं, जिसमें उपलब्ध अध्ययन सामग्री को आप बहुत अच्छी तरह से पढ़ सकते हैं। हमारी अध्ययन सामग्री हिंदी और अंग्रेजी दोनों में उपलब्ध है। असाइनमेंट आप किसी भी भाषा में लिख सकते हैं, हिंदी या अंग्रेजी में से, लेकिन किसी और भाषा में यदि आप लिखेंगे तो फिर उनका इवैल्यूएशन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हम किसी अन्य रीजनल लैंग्वेज में अपना बीएड प्रोग्राम ऑफर नहीं करते। जहां तक प्रोग्राम स्ट्रक्चर का प्रश्न है, यदि फर्स्ट ईयर को हम देखें तो फर्स्ट ईयर में 5 कोर कोर्सेज हैं जो 16 क्रेडिट के हैं। 2 कंटेंट बेस्ड मेथोडोलॉजी कोर्सेज हैं जिनकी बात अभी हम डिटेल में करेंगे, वो 8 क्रेडिट के हैं। उसके बाद एक वर्कशॉप फर्स्ट ईयर में होनी है जो 4 क्रेडिट की है। ईपीसी एक्टिविटीज 4 क्रेडिट की हैं, जो 2 एक्टिविटी आपको फर्स्ट ईयर में करनी है, और इंटर्नशिप की 4 क्रेडिट की है, ये भी आपको फर्स्ट ईयर में करनी है। इसी तरह से सेकेंड ईयर में हमारे 4 कोर कोर्सेज हैं जो 12 क्रेडिट के हैं। एक ऑप्शनल कोर्स है जो 4 क्रेडिट का है। एक वर्कशॉप फिर 12 दिन की है जो 4 क्रेडिट की है। 2 ईपीसी कोर्सेज हैं, ईपीसी कोर्स 3 और 4, वो भी 4 क्रेडिट के हैं, और इंटर्नशिप है जो 12 क्रेडिट की है। ऐसे में आपको एक प्रश्न कई विद्यार्थियों ने मुझसे पूछा है कि ये क्रेडिट क्या है। आपको पूरा बीएड प्रोग्राम पूरा करने के लिए कुल 72 क्रेडिट की एक्टिविटीज पूरी करनी है। तो सबसे पहले मैं क्रेडिट का प्रश्न लेता हूं। इग्नू में 1 क्रेडिट का मतलब 30 घंटे का अध्ययन है, 30 स्टडी आवर्स। हमारा अगर कोई कोर्स 4 क्रेडिट का है तो उसका मतलब यह है कि आपको उस पूरे कोर्स से संबंधित सभी क्रियाकलाप, जिसमें एकेडमिक काउंसलिंग, जिसमें आपकी खुद उस यूनिट्स को पढ़ना, उसमें सेल्फ चेक एक्सरसाइज के आंसर देना, अपने असाइनमेंट लिखना, वो सब मिलाकर उस पूरे कोर्स में आपको 120 घंटे लगाने हैं। वो 120 घंटे आप 2 घंटे रोज लगाइए, 60 दिन में पूरा करिए, 1 घंटा रोज लगाइए, 120 दिन में पूरा करिए, वो आपकी इच्छा है। तो हम चूंकि पूरे प्रोग्राम को स्टूडेंट पर कितना वर्कलोड आएगा, कितना स्टडी उसको करना पड़ेगा, उस हिसाब से कैलकुलेट करते हैं। तो पूरा बीएड प्रोग्राम 72 क्रेडिट का है, और 4 क्रेडिट का मतलब 30 वर्किंग आवर्स होता है। कुछ लोग ईपीसी और एग्जाम के संबंध में प्रश्न पूछ रहे हैं, उनसे मैं कहना चाहूंगा कि वो थोड़ा सा धैर्य रखें, उन पर भी हम आते हैं, क्योंकि मैं एक एक मुद्दे पर सारे प्रश्नों का जवाब देने का प्रयास करूंगा। फर्स्ट ईयर में जो हमारे 5 कोर कोर्स हैं, उसमें पहला कोर्स BES 1-1 चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप, बाल्यावस्था एवं विकास है। दूसरा कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन, समकालीन भारत और शिक्षा। तीसरा लर्निंग एंड टीचिंग, अधिगम और शिक्षण। चौथा लैंग्वेज अक्रॉस करिकुलम, पाठचर्या पर्यंत भाषा। पांचवा अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन्स एंड सब्जेक्ट्स, शास्त्रों एवं विषयों की समझ। इसमें से जो पहले 3 कोर्स हैं 1-1, 1-2 और 1-3, ये 4-4 क्रेडिट के हैं। इनमें आपको स्टडी मटेरियल भी ज्यादा मिलेगा, किसी में 3 ब्लॉक हैं, किसी में 4 ब्लॉक हैं, जबकि 124 और 125 छोटे कोर्स हैं, उसमें केवल 2-2 ब्लॉक्स हैं।
ठीक है। जो फर्स्ट ईयर में कंटेंट बेस्ड मेथोडोलॉजी कोर्सेज हैं, इग्नू 5 कोर्स ऑफर करती है। पेडागोजी ऑफ साइंस, सोशल साइंस, मैथमेटिक्स, इंग्लिश और हिंदी। इसमें से कोई 2 विषय आपने प्रवेश के समय चुने होंगे। हो सकता है आपने विज्ञान और गणित चुना हो सकता है आपने सामाजिक विज्ञान और अंग्रेजी चुना हो सकता है आपने गणित और अंग्रेजी चुना हो सकता है आपने हिंदी और अंग्रेजी चुना हो सकता है आपने हिंदी और सोशल साइंस चुना हो। किन्हीं भी 2 सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन आपने चुना होगा। ये दोनों कोर्स आपके पेडागोजी कोर्सेज हैं। इन 5 में से 2 कोर्स आपने फर्स्ट ईयर में लिए हैं। फर्स्ट ईयर में 3 तरह के प्रैक्टिकल कोर्सेज हैं। पहली वर्कशॉप है जो 12 दिन की है, जिसके बारे में आगे मैं डिटेल में बात करूंगा। दूसरे ईपीसी कोर्सेज हैं, जिसके बारे में अभी प्रश्न पूछा गया, मैं ईपीसी कोर्सेज पर फिर आगे बात करूंगा। और उसके बाद इंटर्नशिप है जो फर्स्ट ईयर में 4 क्रेडिट की है और सेकेंड ईयर में 12 क्रेडिट की। उसी तरह से सेकेंड ईयर में हमारे 4 कोर कोर्सेज हैं। नॉलेज एंड करिकुलम, ज्ञान एवं पाठ्यचर्या, असेसमेंट फॉर लर्निंग, अधिगम के लिए आकलन, ये दोनों 4-4 क्रेडिट के कोर्स हैं। क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव स्कूल एंड जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी, ये 2 छोटे कोर्स हैं, 2-2 क्रेडिट के कोर्स हैं। इनमें आपको 2-2 ब्लॉक का स्टडी मटेरियल मिलेगा, जबकि ऊपर वाले कोर्सेज में 3 या 4 ब्लॉक आपके स्टडी मटेरियल में हो सकते हैं। सेकेंड ईयर में आपको कोई एक ऑप्शनल कोर्स आपने चूज किया होगा। अभी हम 3 ऑप्शनल कोर्स इस समय ऑफर कर रहे हैं, बाकी जैसे जैसे और कोर्सेस में बन जाएंगे हम उन्हें आगे आने वाले बैचेज के लिए ऑफर करेंगे। वर्तमान में ओपन एंड डिस्टेंस एजुकेशन, गाइडेंस एंड काउंसलिंग और इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ये 3 ऑप्शनल कोर्स हमने ऑफर कर रखे हैं। इसमें से कोई एक ऑप्शनल कोर्स चूज किया होगा सेकेंड ईयर के लिए। हो सकता है आप में से किसी ने ओपन एंड डिस्टेंस एजुकेशन लिया हो, किसी ने गाइडेंस काउंसलिंग लिया हो, या किसी ने इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी लिया हो। सेकेंड ईयर में भी फर्स्ट ईयर की तरह 3 तरह के प्रैक्टिकल कोर्सेज हैं। वर्कशॉप बेस्ड एक्टिविटीज, अर्थात एक वर्कशॉप है 12 दिन की। 2 ईपीसी कोर्सेज हैं सेकेंड ईयर में, 2 कोर्सेज थे फर्स्ट ईयर में। और एक इंटर्नशिप है जो सेकेंड ईयर की इंटर्नशिप 12 क्रेडिट की है, जबकि फर्स्ट ईयर की इंटर्नशिप 4 क्रेडिट की थी। फर्स्ट ईयर की इंटर्नशिप 1 महीने करनी थी, सेकेंड ईयर की इंटर्नशिप 4 महीने करनी है। इस पर मैं आगे डिटेल में बात करूंगा। हमारा इंस्ट्रक्शनल सिस्टम यदि आप देखेंगे तो हम आपको प्रिंट स्टडी मटेरियल देते हैं, आपको ऑडियो वीडियो प्रोवाइड करते हैं, आपको कुछ असाइनमेंट्स दिए जाते हैं थियोरी कोर्सेज में जो आप देखेंगे, और आपको कुछ प्रैक्टिकल कोर्सेज हैं जो स्कूल्स में इंटर्नशिप के दौरान करने हैं। आप अपने स्टडी सेंटर में, आप अपने जब स्टडी सेंटर पर जाएंगे तब काउंसलिंग सेशंस होंगे, उनको आप देखेंगे, और वर्कशॉप्स होंगी तो उन वर्कशॉप्स को आप अटेंड करेंगे। सबसे पहले मैं बात करता हूं स्टडी मटेरियल की। स्टडी मटेरियल इग्नू का जनरली हार्ड कॉपी में सारे स्टूडेंट्स को बाई पोस्ट भेजा जाता है। वर्तमान में आपका एडमिशन जैसे ही कंफर्म हुआ उसके बाद ये पेंडेमिक इशू आ गया कोरोना का, और बहुत सारे रुकावटों की वजह से और दिल्ली में इतने सारे केसेस और रेड जोन होने की वजह से शायद स्टडी मटेरियल आप तक अभी नहीं पहुंच पाया हो, या पहुंचा हो तो कुछ कम मात्रा में पहुंचा हो। तो इसको लेकर आपको बहुत तनाव में आने की जरूरत नहीं है। आपको स्टडी मटेरियल के 2 ई रिसोर्सेस हैं। आप हमारी ई ज्ञानकोश की वेबसाइट पर जाइए, www.egyankosh.ac.in। इस वेबसाइट पर आपको हमारा स्टडी मटेरियल मिलेगा। नीचे जहां इग्नू सेल्फ लर्निंग मटेरियल लिखा है वहां क्लिक करिएगा। इसका एक वीडियो मैंने अपने YouTube चैनल पर डाला हुआ है कि आप इग्नू की ई ज्ञानकोश से अपना स्टडी मटेरियल कैसे डाउनलोड करें। आप उसको देखिएगा और वहां से डाउनलोड करिएगा। प्रैक्टिकल के संबंध में बहुत प्रश्न आ रहे हैं। सृष्टि जैन से भी मैं कहूंगा कि थोड़ा सा रुके, हम प्रैक्टिकल की बात भी करेंगे क्योंकि मुझे सारे हिस्सों की बात क्रमबद्ध ढंग से करनी है। दूसरा तरीका है, आप अगर मोबाइल यूज करते हैं और आपके पास एंड्रॉयड फोन है तो आप इग्नू ई कंटेंट ऐप डाउनलोड कर लीजिए
और उस ई कंटेंट ऐप को डाउनलोड करके हमारा स्टडी मटेरियल आप पढ़ सकते हैं। स्टडी मटेरियल कैसे डाउनलोड करते हैं इसका भी एक वीडियो मैंने यूट्यूब पर डाला हुआ है, आप उस वीडियो को देखिए और उस वीडियो से देखिए। जैसे ही ये लॉकडाउन ओवर होगा, राहुल पाटीदार आपका प्रश्न बिल्कुल ठीक है, जैसे ही समाप्त होगा या जैसे ही थोड़ा सा रिलैक्सेशन मूवमेंट का पोस्टेज का आएगा, हमारे इग्नू का ईएमपीसी जो एमपीडीडी डिवीजन है वो मटेरियल डिस्पैच करता है, मटेरियल ऑलरेडी उनके पास है, वो डिस्पैच शुरू करेंगे। जब तक डिस्पैच मटेरियल का नहीं हो पाता तब तक के लिए आप ये दो माध्यम हैं, या तो eGyanKosh.ac.in या इग्नू का ई कंटेंट ऐप, और मैंने आपके सारे पीआईसीज को बीएड स्टडी मटेरियल के क्यूआर कोड्स की एक लिस्ट भी भेजी थी जो उन्होंने आपके शायद व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर की होगी। अगर कुछ पीआईसीज मुझे सुन रहे होंगे और उन्होंने नहीं किए तो मैं उनसे आज रिक्वेस्ट करूंगा कि वो दोबारा करें। तो आप क्यूआर कोड स्कैन करके भी कोई भी इग्नू की मटेरियल डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। हमारा स्टडी मटेरियल सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, अर्थात इसमें जितने भी कंटेंट हैं उनको बिना किसी एक्सटर्नल सपोर्ट के पढ़ा जा सकता है, अपने आप में पूरा है। जितनी आपको रिक्वायर्ड है, जितनी पढ़ाई जरूरी है उतनी इसमें है, आपको कोई एडिशनल मटेरियल की जरूरत नहीं है। इसमें आपको डायरेक्शन दिए गए हैं, गाइडेंस दिए गए हैं, हिंट्स दिए गए हैं, उनको फॉलो करिए। सेल्फ मोटिवेटिंग है क्योंकि हम इसमें आपकी क्यूरियोसिटी मेंटेन करने की कोशिश करते हैं। हम इसमें कुछ सेल्फ चेक एक्सरसाइजेस देते हैं जिसको आप देखकर सेल्फ इवैल्यूएशन कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, जब हमारा आप स्टडी मटेरियल पढ़ेंगे तो स्टडी मटेरियल में हमने यूनिट्स और ब्लॉक्स के ब्लॉक से एक ब्लॉक है और हर एक ब्लॉक में 3 से 4 यूनिट है। अगर आप यूनिट को देखेंगे तो हर एक यूनिट के शुरुआत में ओपनिंग सेक्शन है जहां यह बताया गया है कि वो यूनिट क्यों रखी गई है, उसका इंट्रोडक्शन और उसके ऑब्जेक्टिव्स। उसके बाद उस यूनिट में कौन कौन से मेन कंटेंट हैं, उसमें क्या टॉपिक्स क्या सब टॉपिक्स डिस्कस हुए हैं। फिर एंड में हमने उस यूनिट में उसकी समरी दी है। उस यूनिट को पढ़ने के बाद कुछ एक्सरसाइजेस दी हैं जो आपको करनी चाहिए। साथ ही उस यूनिट को लिखने के लिए कौन सा रेफरेंस मटेरियल यूज हुआ है, या यदि आपको उनके बारे में और पढ़ने की इच्छा है तो आप कहां पढ़ सकते हैं। और साथ ही पूरी यूनिट में जो मेन बॉडी में सेल्फ चेक एक्सरसाइज थी, जहां हमने आपको बहुत सारे प्रश्न दे रखे थे, उन प्रश्नों के संभावित उत्तर के एंड में दिए होते हैं। तो जब आप सेल्फ चेक एक्सरसाइज करें तो आप उन प्रश्नों के उत्तर भी वहां से देखें कि आपने जो सेल्फ चेक एक्सरसाइज में उत्तर लिखे हैं क्या आपके उत्तर यूनिट एंड एक्सरसाइज से मैच कर रहे हैं अथवा नहीं। स्टडी मटेरियल को इफेक्टिवली कैसे यूज करें, ध्यान से पढ़ें, सेक्शंस को जंप ना करें, एक सेक्शन पढ़ें उसके बाद अगला सेक्शन पढ़ें। कम से कम एक बार पढ़ने बैठे, अगर पूरा यूनिट नहीं भी पढ़ सकते तो उस यूनिट का एक सेक्शन जरूर पढ़ें। आपको स्टडी मटेरियल में लेफ्ट और राइट पेज पर 2-2 इंच का स्पेस दिया गया है। वो स्पेस इसलिए दिया गया है कि आप वहां पर उस पेज के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपको याद रखने में मदद कर सकते हैं, वो पॉइंट्स या जिन शब्दों या जिन पॉइंट्स पर आपको और क्लैरिफिकेशन चाहिए उनको वहां लिखें, ताकि जब भी आप काउंसलिंग सेशन में अपने स्टडी सेंटर जाएं तो अपना वो स्टडी मटेरियल साथ लेकर जाएं और अपनी प्रॉब्लम्स को वहां सॉल्व कर सकें। सॉरी। हर एक सेक्शन को पूरा करने के बाद जो सेल्फ रिफ्लेक्शन के क्वेश्चंस हैं उनको जरूर करें, और जैसा कि मैंने बताया हर यूनिट के एंड में कुछ आंसर्स दिए गए हैं, उन आंसर्स को अपने दिए गए आंसर्स से मैच करें, और यदि नहीं मैच होता, आपके आंसर्स बिल्कुल अलग हैं, तो एक बार फिर से उस सेक्शन को पढ़ने की कोशिश करें कि कहीं आपके पढ़ने में कोई कमी तो नहीं रह गई है। हमारे स्टडी मटेरियल को, जैसा कि मैंने कहा, पूरा पढ़ने के बाद ही आप आंसर्स लिखें और अटेंड अपने काउंसलिंग सेशंस जरूर करें। जब आप अपने स्टडी सेंटर पर काउंसलिंग सेशन में जाएंगे तब आपको जो भी क्वेरीज हैं, जो भी डाउट्स हैं, वो डाउट्स आप क्लियर कर पाएंगे। साथ ही आपसे मैं ये भी कहूंगा कि जब आप काउंसलिंग में जाएंगे तो आप अपने डाउट्स और क्वेरीज केवल अपने काउंसलर से शेयर नहीं करते, बल्कि अपने साथियों से भी शेयर करते हैं। तो ये एक तरह से पीयर लर्निंग का अच्छा मौका होता है, आप अपने साथियों से भी वहां सीख सकते हैं। तो मैं आपसे उम्मीद करूंगा कि आप हमारे स्टडी मटेरियल को ध्यान से पढ़ें। यहां पर दो प्रश्न आए हैं स्टडी मटेरियल से रिलेटेड, मैं उनके जवाब पहले दे दूं फिर आगे बढ़ूंगा। एक विद्यार्थी हैं अनम खान, वो लिख रहे हैं कि सर स्टडी मटेरियल के साथ और एडिशनल बुक्स की जरूरत तो नहीं है। नहीं, बिल्कुल जरूरत नहीं है।
मैंने पहले ही कहा कि हमारा स्टडी मटेरियल सेल्फ कंटेंड है, आप केवल हमारा स्टडी मटेरियल पढ़ेंगे तो वह पर्याप्त है। फिर भी यदि आपको पढ़ने की इच्छा है तो आपको कोई कमी नहीं है, इंटरनेट पर बहुत किताबें अवेलेबल हैं, कॉलेज की लाइब्रेरी में बहुत सारी किताबें हैं। आप जिस स्टडी सेंटर पर जाएंगे उस स्टडी सेंटर के बीएड की लाइब्रेरी में बहुत सारी किताबें हो सकती हैं, आपको पढ़ने में कोई मनाही नहीं, आप पढ़ सकते हैं। अजय यादव का प्रश्न है, सर BES 124 और 125 का स्टडी मटेरियल हिंदी में अवेलेबल नहीं है। अजय जी यहां पर मैं करेक्शन कर दूं, BES 125 का मटेरियल हिंदी और अंग्रेजी दोनों में अवेलेबल है, समस्या BES 124 के साथ है। BES 124 का मटेरियल हमने हिंदी में बनाया ही नहीं है और यह डेलिबरेटली किया गया है। हमारा ये इच्छा थी क्योंकि BES 124 लैंग्वेज अक्रॉस करिकुलम का सब्जेक्ट है, तो मदर टंग के अलावा जो सेकेंड लैंग्वेज है, हमने यहां पर अंग्रेजी को आधार माना है, उसको विभिन्न वो उदाहरण लेते हुए विभिन्न विषयों में कैसे पढ़ाया जा सकता है, इस पर वो कोर्स निर्मित हुआ है। चूंकि उसमें अंग्रेजी आधार है इसलिए उस कोर्स का मटेरियल अंग्रेजी में बना है। हालांकि उस पर हिंदी में मटेरियल कुछ अवेलेबल हैं और आप लोगों की मदद के लिए अभी देश के कुछ शिक्षाविदों ने मिलकर के हिंदी में उस कोर्स के वीडियो प्रोग्राम बनाने शुरू किए हैं। तो मैं वो वीडियो प्रोग्राम आपके व्हाट्सएप ग्रुप और अपने यूट्यूब चैनल और टेलीग्राम चैनल पर उसके लिंक लगातार शेयर करता रहूंगा। अभी 6 वीडियो उस कोर्स के हिंदी में ऐसे बने हैं, ऐसे 30 वीडियो हम आपको बना करके देंगे, जिससे कि उस कोर्स में यदि आपको मटेरियल हिंदी में नहीं भी मिल पाया है तो उन वीडियो की मदद से आप वो कोर्स पढ़ सकते हैं। जहां तक असाइनमेंट लिखने की बात है, आप असाइनमेंट का जवाब हिंदी में लिखेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी, क्वेश्चन पेपर आप हिंदी में अटेम्प्ट करेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो ये बात हुई आपकी स्टडी मटेरियल से संबंधित। अगला है ऑडियो वीडियो प्रोग्राम्स। हम लोग लगातार बहुत सारे ऑडियो वीडियो प्रोग्राम्स बनाते रहते हैं। रूपा जी बिल्कुल BES 124 का एग्जाम आप हिंदी में दे सकती हैं, इसमें कोई दुविधा नहीं है। ऑडियो वीडियो प्रोग्राम्स आपको कई जगह मिलेंगे जो हमारे बीएड प्रोग्राम से रिलेटेड हैं। अगर आप YouTube पर जाकर इग्नू SOE IGNOU इग्नू SOE स्कूल ऑफ एजुकेशन ये टाइप करेंगे तब आपको बीएड से रिलेटेड कुछ ऑडियो वीडियो प्रोग्राम्स मिलेंगे। ये ऑडियो वीडियो प्रोग्राम्स हमने बेसिकली बनाए हैं अभी, जो वो आपकी जो वर्कशॉप है उसमें जो डिफरेंट सेशंस हैं डिफरेंट कोर्सेज से रिलेटेड उसमें मदद करने के लिए, और कुछ कोर्सेज जैसे लैंग्वेज अक्रॉस करिकुलम कोर्स में आखिर है क्या ये समझाने के लिए एक वीडियो बनाया है, जिसमें प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर डॉक्टर पूनम भूषण ने बहुत अच्छी तरह से समझाया है कि लैंग्वेज अक्रॉस करिकुलम क्या है। इसी तरह से डिसिप्लिनरी नॉलेज एंड इट्स पर्सपेक्टिव को भी समझाने की कोशिश की गई है। तो इस तरह की वीडियो आपको इग्नू SOE या ई ज्ञानकोश के आप लिंक पर जाएंगे, वहां से भी आप जा सकते हैं, वहां वीडियो मिलेंगे। दूसरा वीडियो का ऑप्शन है चैनल 32 टीचर एजुकेशन। अगर आप टाइप करेंगे यूट्यूब पर, ये MHRD का चैनल है, इस पर अभी लगभग 112 वीडियो बीएड के स्टूडेंट्स के लिए अवेलेबल हैं जो डिफरेंट कोर्सेज के हैं। इसमें ज्यादातर अभी जो वीडियो अवेलेबल हैं वो या तो टीचिंग ऑफ साइंस के हैं या फिर टीचिंग एंड लर्निंग जो कोर्स BES 123 है आपका, उस कोर्स के वीडियो हैं। लेकिन बाकी कोर्सेज के वीडियो भी इसमें धीरे धीरे ऐड होते रहेंगे। अभी हमने कुल मिलाकर के लगभग 100-125 प्रोग्राम तैयार कर लिए हैं और वो हम इस चैनल पर अवेलेबल करा रहे हैं। तो दूसरा ऑप्शन आपके पास ये है। तीसरा ऑप्शन इस बीएड प्रोग्राम के डिफरेंट एस्पेक्ट्स पर आपकी मदद करने के लिए, जैसे असाइनमेंट कैसे लिखें, EPC कोर्सेज में क्या करना होगा, वर्कशॉप में क्या होगा, इंटर्नशिप में क्या होगा, सेल्फ लर्निंग मटेरियल को कैसे पढ़ें, ई कंटेंट कहां से डाउनलोड करें, इस सबको ध्यान में रखते हुए मैंने अपने व्यक्तिगत प्रयास के तौर पर अपने व्यक्तिगत यूट्यूब लिंक पर जो मेरे नाम से उपलब्ध है उसमें मैंने छोटे छोटे वीडियो, चूंकि इस लॉकडाउन पीरियड में मैं घर में ही बना सकता हूं तो घर में बनाकर, ये स्टूडियो बेस्ड नहीं है इसलिए आपको इसमें बहुत अच्छी क्वालिटी के वीडियो नहीं मिलेंगे, लेकिन कंटेंट जो आपको चाहिए वो मिलेगा। तो वो वीडियो भी मैंने यहाँ पर कोशिश किया है अपलोड करने की, जो मोस्टली स्लाइड बेस्ड हैं। तो आप लोग यहां से भी इन वीडियोस को लगातार देख सकते हैं। आप इन चैनल्स को सब्सक्राइब करिए तो आपको इमीडिएटली जब भी इन पे कोई नया वीडियो आएगा आपको उसका मैसेज मिलता रहेगा। ये ऑडियो वीडियो की बात हुई। अब बात करता हूं मैं असाइनमेंट्स की, क्योंकि असाइनमेंट्स का प्रश्न कई लोग पूछ रहे हैं। असाइनमेंट्स हर थ्योरी कोर्स में आपको लिखने हैं, किसी भी प्रैक्टिकल कोर्स में या EPC कोर्स में कोई असाइनमेंट नहीं है। असाइनमेंट लिखने के बाद आपको जनरली अपने स्टडी सेंटर पर जमा करने होते हैं।
असाइनमेंट को आप इग्नू की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप जनवरी 2020 के स्टूडेंट हैं तो इग्नू की वेबसाइट के असाइनमेंट लिंक पर जाकर जनवरी 2020 बीएड बैच का असाइनमेंट डाउनलोड कर लीजिए। आपके सारे कोर्सेज के असाइनमेंट क्वेश्चंस वहां हिंदी और अंग्रेजी दोनों में उपलब्ध हैं। अब बात आती है असाइनमेंट लिखे कैसे। बहुत सारे लोग मुझसे व्हाट्सएप में यहां पूछ रहे हैं असाइनमेंट लिखें कैसे। असाइनमेंट को A4 साइज पेपर पर लिखिए और असाइनमेंट हैंड रिटन होने चाहिए, टाइप्ड असाइनमेंट नहीं चलेंगे, आपको अपने हाथ से लिखने हैं। व्हाइट पेपर नहीं है, लाइनदार पेपर यूज करिए। अभी किसी बच्चे ने पूछा सर कोरोना की वजह से शॉप्स बंद हैं, स्टेशनरी शॉप्स बंद हैं, A4 साइज नहीं है, तो रजिस्टर का पेपर इस्तेमाल करिए। छोटा रजिस्टर बना लीजिए हर कोर्स का, एक एक कोर्स के असाइनमेंट उसमें लिख लीजिए, जो भी आपके पास उपलब्ध सामग्री है, लेकिन नीटली लिखिए। 2 से 3 इंच का मार्जिन एक साइड छोड़िए, क्योंकि जो भी काउंसलर आपके असाइनमेंट को इवैल्यूएट असेस करेगा वो उसमें आपको कमेंट्स देगा, तो उसके कमेंट्स लिखने का स्पेस जरूर छोड़ें। कोशिश करें कि आपके असाइनमेंट के जो आंसर्स हैं वो आपके अपने रिफ्लेक्शन हो, अर्थात आपने यूनिट को पढ़कर क्या समझा है वो आप अपने शब्दों में लिखने का प्रयास करें। अगर कोई असाइनमेंट का आंसर ऐसा मिलता है कि लगता है कि किसी लर्नर ने जो हमारे स्टडी मटेरियल में लिखा है उसी को कॉपी पेस्ट कर दिया है, तो ऐसे केस में आपको कई बार असाइनमेंट बिना चेक किए वापस मिल सकता है, दोबारा लिखने को कहा जा सकता है, या आपको बहुत कम ग्रेड मिल सकता है। तो एग्जैक्टली स्टडी मटेरियल से कॉपी पेस्ट नहीं करें, स्टडी मटेरियल को पढ़ें, समझें, प्रश्न को समझें और उसके बाद अपने शब्दों में उसका उत्तर देने का प्रयास करें। असाइनमेंट जब भी जमा करें अपने स्टडी सेंटर पर, उसके जमा करने से पहले उसकी एक कॉपी अपने पास जरूर रख लें, क्योंकि जब उसकी एक कॉपी आपके पास रहेगी तो आपको यदि असाइनमेंट वापस मिलने में देरी भी होगी तब भी आपको पता रहेगा। असाइनमेंट सबमिट कब तक होने हैं, यह अच्छा प्रश्न संतोष राम ने पूछा है। जनवरी 2020 के बैच के लिए जो असाइनमेंट सबमिशन की डेट अभी है टेंटेटिव, वो 30 सितंबर है, तो अभी बहुत जल्दबाजी नहीं करें। हो सकता है कई बार ये डेट एक्सटेंड भी होती है, जैसे इस समय जो सिचुएशन आ गई 31 मार्च तक असाइनमेंट जमा होने थे, विद्यार्थी नहीं कर पाए, तो विश्वविद्यालय ने परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए उसकी डेट फर्दर एक्सटेंड की, उसको पहले अप्रैल तक किया, फिर 15 मई तक किया। तो ये असाइनमेंट जमा करने की टेंटेटिव डेट 30 सितंबर है 2020 में फर्स्ट ईयर के, लेकिन आप असाइनमेंट्स को आगे डेट्स में जमा कर सकते हैं, जो भी आपकी 30 सितंबर तक की डेट है। तो अभी आप आराम से पहले स्टडी मटेरियल पढ़िए फिर जमा करिए। असाइनमेंट के प्रश्न कहां मिलेंगे, सुशांक पांडे का क्वेश्चन है। असाइनमेंट्स के क्वेश्चन हमारे इग्नू के वेबसाइट पर अवेलेबल हैं, आप वहां से डाउनलोड कर लीजिए। ये ध्यान रखिए, आप जिस साल टर्म एंड एग्जाम में अपियर हो रहे हैं, जैसे आपने जनवरी 2020 में एडमिशन लिया है तो आपके दिसंबर में एग्जाम होंगे फर्स्ट ईयर के, तो आप फर्स्ट ईयर के असाइनमेंट वही वाले जवाब दीजिएगा जो दिसंबर 2020 के लिए हैं, क्योंकि वेबसाइट पर पिछले वर्षों के असाइनमेंट क्वेश्चंस भी रहते हैं। तो ये ध्यान रखिए कहीं गलती से आप 2019 या 2018 का असाइनमेंट डाउनलोड ना कर लें और उसका जवाब ना दें। तो असाइनमेंट का जवाब लिखने से पहले ध्यान रखिए कि आप 2020 के ही असाइनमेंट क्वेश्चंस जमा करें, ठीक। और अपने स्टडी सेंटर पर जमा करिए, बाई हैंड जमा करिए, बाई हैंड नहीं जा सकते हैं तो स्पीड पोस्ट से भेज सकते हैं। यदि इस तरह की कोई स्थिति रही जैसी अभी स्थिति है, तो फिर जो भी अल्टरनेटिव अरेंजमेंट है, जैसे अभी पिछले बैच के लिए या जिनके एग्जाम जून में होने हैं, हर एक रीजनल सेंटर ने एक मेल आईडी जनरेट की है जिसमें स्टूडेंट्स अपने स्कैन्ड असाइनमेंट जमा कर सकते हैं, लेकिन वो सुविधा उनके लिए है जिनके एग्जाम जून में होने हैं। आप लोगों के पास अभी समय है तो आप लोग उतनी जल्दबाजी नहीं करें। असाइनमेंट का कोई सैंपल आंसर नहीं होता है, यह हर प्रश्न पर निर्भर करता है। आप सब लोग शिक्षक हैं, ग्रेजुएट हैं, टीचर ट्रेनिंग करके आए हैं, आपसे यह अपेक्षा है कि आप प्रश्न पढ़ेंगे और उसी के अनुसार उसका उत्तर देंगे। जब आप असाइनमेंट जमा करें तो असाइनमेंट पर अपना एनरोलमेंट नंबर, अपना नाम, अपना फुल एड्रेस, किस कोर्स का असाइनमेंट है, ये सारी इंफॉर्मेशन फर्स्ट पेज पर जरूर लिखें। अगर सॉफ्ट कॉपी में जमा करने की नौबत आती है तब आपको अपना एनरोलमेंट नंबर और अपना कोर्स कोड जरूर लिखना चाहिए उस फाइल के नाम में जो फाइल आप सबमिट कर रहे हैं स्कैन डॉक्यूमेंट के फॉर्म में। जुलाई 19 के असाइनमेंट आप मई तक जमा कर दीजिए। सुशील जी, अगर आप जुलाई बैच के हैं तो आप मई 2020 तक अपने असाइनमेंट ऑनलाइन जमा कर सकते हैं। आप अपने रीजनल सेंटर की वेबसाइट पर जाइए। ये मैं
बात कर रहा हूं जिनका जनवरी 2019 जुलाई 2019 का एडमिशन है। 2020 वाले इस समय मेरी बात ना सुने। जिनका 2019 का एडमिशन है उनके लिए ये प्रश्न, क्योंकि एक पूछा गया है, कुलदीप सिंह ने प्रश्न पूछा है और सुशील कुमार ने प्रश्न पूछा है, तो उसका मैं जवाब दे रहा हूं कि जुलाई 19 वाले स्टूडेंट्स के असाइनमेंट ऑनलाइन जमा होंगे। आपके रीजनल सेंटर की वेबसाइट पर एक वेब एड्रेस दिया गया है, एक ईमेल आईडी दी गई है। आप अपने असाइनमेंट हाथ से लिखिए, अपने मोबाइल कैमरा का यूज करते हुए या मोबाइल में जो स्कैनर होते हैं उनका यूज करते हुए उसकी एक पीडीएफ फाइल बनाइए और वो पीडीएफ फाइल उस दी गई मेल आईडी पर भेज दीजिए। ठीक। हर एक असाइनमेंट में, अभी एक प्रश्न पूछा असाइनमेंट में कितने प्रश्न है, कैसे करने हैं। हर एक असाइनमेंट में 3 प्रश्न है। हर एक प्रश्न का जवाब 500 शब्दों में देना है। अधिकतर असाइनमेंट के प्रश्न आपके अनुभव आधारित हैं। आपको बहुत कम असाइनमेंट के प्रश्न ऐसे मिलेंगे जिनका जवाब, जिनका आंसर एज सच आपको स्टडी मटेरियल में मिले। वो कॉन्सेप्ट तो स्टडी मटेरियल में होगा, लेकिन उसकी एप्लीकेशन आपको फील्ड में देखनी है, तो वो एप्लीकेशन बेस्ड आपको रिस्पॉन्सेज मिलेंगे। अगर आप अपने असाइनमेंट टाइम पर जमा नहीं करेंगे तो आपको टर्म एंड एग्जाम में बैठने की परमिशन नहीं दी जाएगी। ये जनरल प्रैक्टिस है। कोई परिस्थितियां जन्म लेती हैं तो उसके हिसाब से फिर विश्वविद्यालय निर्णय लेता है, लेकिन सामान्य परिस्थितियों में आपको अपने टर्म एंड एग्जामिनेशन से पहले आपके असाइनमेंट जमा कर देने चाहिए। हर एक स्टडी सेंटर आपके असाइनमेंट को चेक करके आपको एग्जाम से पहले वापस करेगा, उसमें इवैल्यूएट करेगा, उसमें ग्रेड देगा। असेसमेंट का असाइनमेंट्स का रीइवैल्यूएशन नहीं होता है। अगर कोई फैक्चुअल एरर हुई है तो अलग बात है, अदरवाइज असाइनमेंट्स का रीइवैल्यूएशन नहीं होता। नहीं महेंद्र जी, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप असाइनमेंट हिंदी में लिखते हैं अंग्रेजी में, आपके उत्तर क्या है, फर्क इस पर पड़ता है। कोई भी इवैल्यूएटर ये देखकर असाइनमेंट में ग्रेड नहीं देता कि आपने असाइनमेंट हिंदी में लिखा है या अंग्रेजी में। असाइनमेंट्स पर आपके ट्यूटर इवैल्यूएट करके कमेंट करेंगे और आपको जैसे ही ये आपका पेंडेमिक पीरियड ओवर हो जाएगा, उम्मीद है जल्दी ओवर हो जाएगा, जब आप अपने स्टडी सेंटर पर जाएंगे तो जब आपका इंडक्शन फेस टू फेस तो अभी नहीं हो रहा है, क्योंकि इंडक्शन बहुत सारे स्टडी सेंटर्स ने कर लिया है ऑनलाइन, चाहे तो जूम या किसी भी टूल का यूज करके। फिर भी जब आप अपने स्टडी सेंटर पर जाएंगे, आपके किसी कोर्स की काउंसलिंग होगी, उसमें आपको बताया जाएगा कि आपको उस कोर्स के असाइनमेंट्स किस तरह से लिखने हैं। दूसरा आता है एकेडमिक काउंसलिंग। एकेडमिक काउंसलिंग हमारा फेस टू फेस कंपोनेंट है जो आपके स्टडी सेंटर पर होता है। आपका स्टडी सेंटर जो आपको अलॉट है, वहां पर बहुत सारे टीचर एजुकेटर्स आपके अलग अलग कोर्सेज के काउंसलर अपॉइंट हुए हैं। वे काउंसलर्स आपकी जनरली वीकेंड्स पर क्लासेस लेते हैं, या तो सैटरडे संडे में क्लासेस होती हैं, जहां 6 डे वीक है वहां केवल संडे में क्लास होती हैं। इन क्लासेस में जाना कंपलसरी तो नहीं है, लेकिन मेरा आपसे निवेदन है कि आप इन क्लासेस में जाएं जरूर। कम से कम हर कोर्स की एक एक दो काउंसलिंग सेशन में जरूर जाएं, जिससे उस कोर्स से संबंधित डाउट्स आप अपनी क्लियर कर सकें, उस कोर्स के असाइनमेंट कैसे लिखने हैं इस पर गाइडेंस ले सकें। ये क्लासेस कब होंगी इसका निर्णय आपके स्टडी सेंटर इंचार्ज करेंगे। वो एक शेड्यूल तैयार करेंगे और उसी शेड्यूल के आधार पर वो शेड्यूल आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा आपके व्हाट्सएप ग्रुप या जो भी बनाया हुआ है पीएससी ने या मेल के माध्यम से, और उसी शेड्यूल के आधार पर आपकी काउंसलिंग क्लासेस आपके स्टडी सेंटर पर होंगी। अब हम प्रैक्टिकल कंपोनेंट्स की बात करते हैं, क्योंकि प्रैक्टिकल से संबंधित बहुत सारे प्रश्न आ रहे हैं विद्यार्थियों के। प्रैक्टिकल इंटर्नशिप स्कूल्स में होते हैं या फिर प्रोग्राम स्टडी सेंटर्स पर होते हैं। 3 तरह के प्रैक्टिकल है, ईपीसी, इंटर्नशिप और वर्कशॉप। हम इनमें से एक एक की बात डिटेल में करते हैं, लेकिन उससे पहले एक चीज ध्यान रखिए कि एक बार बीएड में इग्नू का प्रवेश लेने के बाद इंटर्नशिप स्कूल चेंज करना, सेंटर चेंज करना या रीजनल सेंटर चेंज करना, इस तरह की कोई भी रिक्वेस्ट एंटरटेन नहीं की जाती। तो आपने जो भी स्कूल चूज किया है, जो भी स्टडी सेंटर आपको अलॉट है, जो भी रीजनल सेंटर आपको अलॉट है, आपको उसी के अंदर अपनी प्रैक्टिकल एक्टिविटीज करनी होंगी। इंटर्नशिप एक्टिविटी आप एक स्कूल में करेंगे, वो स्कूल अपर प्राइमरी अर्थात कक्षा 6 या उससे ऊपर की कक्षाओं वाला सेकेंडरी या सीनियर सेकेंडरी स्कूल होना चाहिए। वो 6 से 8 का हो सकता है, 6 से 10 का हो सकता है, या कक्षा 6 से कक्षा 12 का स्कूल हो सकता है, 6 to 8, 6 to 10 और 6 to 12। बट मिनिमम क्लासेस फ्रॉम 6 एंड अबव शुड बी देयर, और वो स्कूल वहीं हो जहां आपका स्टडी सेंटर है या उसके आसपास हो, या आपके रीजनल सेंटर के ज्यूरिसडिक्शन में हो। आप ये नहीं कह सकते कि मेरा स्टडी सेंटर तो जयपुर है और मैं अपनी इंटर्नशिप जो है वो जोरहाट आसाम में करना चाहता हूं, इम्पॉसिबल है।
जयपुर का रीजनल सेंटर, जयपुर का स्टडी सेंटर जोरहाट आसाम में जाकर आपकी इंटर्नशिप को मैनेज नहीं कर सकता, उसको मॉनिटर नहीं कर सकता। तो आप जहां आपने स्टडी सेंटर और रीजनल सेंटर लिया है वहीं आप करेंगे। सवाना अभी आएंगे, पासिंग मार्क्स पर भी आएंगे, थोड़ा वेट करिए, आप बहुत जल्दी पासिंग मार्क्स पर आ गए, अभी तो हम डिफरेंट कंपोनेंट्स की बात कर रहे हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट इंटर्नशिप है। ये टोटल 16 क्रेडिट का कंपोनेंट है जो 20 वीक्स की फुल टाइम स्कूल एंगेजमेंट एक्सपीरियंस है। इंटर्नशिप 2 हैं, 4 वीक आपको फर्स्ट ईयर में करनी है, 4 वीक्स फर्स्ट ईयर में करनी है और 16 वीक्स सेकेंड ईयर में करनी है। इस दौरान आपको अपने इंटर्नशिप स्कूल में जैसे वहां के रेगुलर टीचर काम करते हैं वैसे ही आपको वहां फुल टाइम टीचर की तरह काम करना है, और वहां के प्रिंसिपल और मेंटर आपको ऑब्जर्व करेंगे। साथ ही आपका स्टडी सेंटर कुछ मेंटर्स, कुछ ऑब्जर्वर्स आपके पास भेजेगा ड्यूरिंग योर इंटर्नशिप पीरियड, तो आप उसको ऑब्जर्व करेंगे। कृष्ण भास्कर जी दोनों साइड लिखिए, कागज बचाने का समय है, एक साइड लिखकर कागज व्यर्थ क्यों गंवाएंगे। इंटर्नशिप इन बीएड फर्स्ट ईयर प्रोग्राम, मैं लगातार आपके प्रश्न भी देखता जा रहा हूं। बीएड फर्स्ट ईयर में 2 इंटर्नशिप हैं, बीएड में 2 इंटर्नशिप है, फर्स्ट ईयर में 4 क्रेडिट की, सेकंड ईयर में 12 क्रेडिट की। फर्स्ट ईयर की इंटर्नशिप 4 वीक की है अर्थात 1 महीने की, सेकंड ईयर की इंटर्नशिप 16 वीक की अर्थात 4 महीने की। ये ध्यान रखिए 4 वीक की इंटर्नशिप 4 वीक कंटिन्यूअस है। 4 वीक की इंटर्नशिप का ये मतलब नहीं है कि हमने 1 वीक 1 महीने में कर ली, 1 वीक किसी और महीने में कर ली, इस तरह से ब्रेक करके नहीं कर सकते, आपको ये कंटिन्यूअस करनी होगी। इंटर्नशिप आपको इसलिए दी गई है ताकि आप एक टीचर क्या क्या सीखता है, क्या क्या देखता है, क्या क्या अनुभव करता है, और एक टीचर को स्कूल में क्या क्या काम करने पड़ते हैं, क्लासरूम में, स्कूल में, कम्युनिटी में, उन सबका आपको अनुभव दिया जा सके, और साथ ही आप टीचिंग स्किल्स को अपनी शार्पन कर सकें। इस ऑब्जेक्टिव को ध्यान में रखकर हमने इंटर्नशिप प्लान की है। इंटर्नशिप में सबसे बड़ा मुद्दा है इंटर्नशिप स्कूल। जी गिरजेश जी, जिनकी जनवरी 2020 में काउंसलिंग हुई है उनका सत्र जनवरी 2020 माना जाएगा। जिनकी जुलाई 2019 में या जुलाई 2019 से पहले काउंसलिंग हुई है उनका सत्र 2019 माना जाएगा। जिनकी जनवरी में काउंसलिंग हुई है उनका सत्र 2020 है। आप थोड़ा सा हो सकता है कहीं जनवरी फरवरी में जो काउंसलिंग हुई है वो सब 2020 है, अपने स्टडी सेंटर से चेक करें। मुद्दा है इंटर्नशिप स्कूल कैसे चुने। मैंने बताया इंटर्नशिप स्कूल आपका अपर प्राइमरी स्कूल, हायर सेकेंडरी स्कूल या कोई भी सीनियर सेकेंडरी स्कूल हो सकता है जो आपके घर के पास हो। अगर आप उसी स्कूल में टीचिंग करते हैं और आप टीचर हैं और आपके स्कूल में ही कक्षा 6 और उससे ऊपर की कक्षाएं हैं, तो आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, आप अपने ही स्कूल में अपनी मैक्सिमम इंटर्नशिप एक्टिविटीज पूरी कर सकते हैं। केवल फर्स्ट ईयर में 1 वीक की एक एक्टिविटी है ऑब्जर्व आ डाइवर्स स्कूल। क्योंकि सभी स्कूल एक जैसे नहीं होते, सरकारी स्कूल, प्राइवेट स्कूल अलग अलग तरह से काम करते हैं, ग्रामीण विद्यालय, शहरी विद्यालयों में अलग अलग तरह की प्रक्रियाएं, अलग अलग तरह के कार्यक्रम कई बार हो सकते हैं। तो अलग अलग तरह के स्कूल कैसे काम करते हैं इसका अनुभव आपको देने के लिए केवल फर्स्ट ईयर की इंटर्नशिप में एक एक्टिविटी रखी गई है जिसमें आपको 1 सप्ताह के लिए अपने इंटर्नशिप स्कूल से अलग किसी अन्य तरह के स्कूल को ऑब्जर्व करना है। अगर आपका इंटर्नशिप स्कूल एक गवर्नमेंट स्कूल है तो आप किसी प्राइवेट स्कूल को 1 हफ्ते ऑब्जर्व करिए। अगर आपका शहरी है तो आप ग्रामीण को चुनिए, या आपका ग्रामीण क्षेत्र में है तो आप किसी शहरी को चुन सकते हैं, आपका प्राइवेट स्कूल है तो आप किसी सरकारी स्कूल को चुन सकते हैं, जिससे आप ये देखें कि उस स्कूल में किस तरह की एक्टिविटीज चलती हैं। इस स्कूल को चुनने के लिए आपको वहां अलग से मेंटर ढूंढने की जरूरत नहीं है, उस स्कूल से अलग से इंटर्नशिप सर्टिफिकेट साइन कराने की जरूरत नहीं है, केवल उनसे एक रिटन परमिशन लीजिए और उसकी इंफॉर्मेशन अपने इंटर्नशिप स्कूल के प्रिंसिपल और अपने मेंटर को दे दीजिए। कि मेंटर की मैं बात यहां पर पहले कर लूं, आपको जिस स्कूल में आप इंटर्नशिप कर रहे हैं वहां 2 मेंटर आइडेंटिफाई करने हैं। वो 2 मेंटर उस स्कूल के सीनियर टीचर्स, हेड, प्रिंसिपल कोई भी हो सकते हैं जो आपके टीचिंग सब्जेक्ट के हों। मान लीजिए आपका टीचिंग सब्जेक्ट मैथमेटिक्स और इंग्लिश है, तो आप वहां उस स्कूल में रेगुलरली जो मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं और जो इंग्लिश पढ़ाते हैं ऐसे ट्रेंड टीचर को अपना मेंटर रखिए, तो वो आपको आपकी टीचिंग लर्निंग में मदद करेंगे।
मुझे लग रहा है असाइनमेंट और इंटर्नशिप पर बात हम कर चुके हैं। आप जो भी इंटर्नशिप स्कूल चुनेंगे उसके प्रिंसिपल से सारी एक्टिविटीज को ऑथेंटिकेट कराएंगे। अब मैं बात करता हूं ईपीसी एक्टिविटीज के बारे में। इग्नू के बीएड पाठ्यक्रम में 4 प्रैक्टिकल ओरिएंटेड कोर्सेज हैं जिन्हें एनहांसिंग प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसीज कोर्स कहा गया है, वृत्तिक दक्षता वृद्धि पाठ्यक्रम। ऐसे 4 पाठ्यक्रम इग्नू में हैं। 2 पाठ्यक्रम आपको फर्स्ट ईयर में, 2 कोर्सेज आपको फर्स्ट ईयर में पूरे करने हैं, 2 कोर्सेज आपको सेकेंड ईयर में पूरे करने हैं। ईपीसी कोर्सेज का स्टडी मटेरियल तो है, 3 कोर्सेज का एक एक ब्लॉक है, चौथे कोर्स में 2 ब्लॉक हैं, हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में है। लेकिन इस कोर्स में केवल एक्टिविटीज हैं, इस कोर्स में कोई असाइनमेंट नहीं है। जैसे फर्स्ट ईयर के जो 2 कोर्सेज हैं, रीडिंग एंड रिफ्लेक्टिंग ऑन द टेक्स्ट और एप्लीकेशन ऑफ आईसीटी, इन दोनों कोर्सेज में हमने कुछ एक्टिविटीज रखी हैं। 2-2 एक्टिविटी आपको इंटर्नशिप के दौरान पूरी करनी है 4 में से, और 2-2 एक्टिविटी आपको अपनी वर्कशॉप में करनी है। तो हर एक कोर्स में 4-4 एक्टिविटी हैं, 121 में 4 एक्टिविटी और 122 में 4 एक्टिविटी। 4 में से 2 एक्टिविटी इंटर्नशिप के दौरान करनी है और 2 एक्टिविटी वर्कशॉप के दौरान। और फिर इन सारी एक्टिविटीज का आपको पोर्टफोलियो बनाकर, एक फाइल बनाकर, जिसमें इन एक्टिविटीज की आप रिपोर्ट रखेंगे, वहां वर्कशॉप में जमा करेंगे, वहां इवेलुएट होगा। इसके बारे में डिटेल्स देखने के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल पर ईपीसी फर्स्ट ईयर और ईपीसी सेकेंड ईयर वो एक बार देखें, तो वहां से आपको डिटेल इंफॉर्मेशन मिलेगी। इसी तरह से सेकेंड ईयर में ड्रामा एंड आर्ट इन एजुकेशन और अंडरस्टैंडिंग सेल्फ एंड योगा, ये 2 ईपीसी कोर्सेज हैं, ये भी 2-2 क्रेडिट के कोर्सेज हैं। तो जितेंद्र नायक, कोशिश करिए कि दोनों मेंटर अलग अलग हो, अगर नहीं है तो आप सेम पर्सन भी रख सकते हैं, क्योंकि कई विद्यालयों में ट्रेन टीचर्स की कमी होती है, प्रैक्टिकल इशू है, तो ऐसे में सेम पर्सन भी रखा जा सकता है, बट कोशिश करिए कि अलग अलग हो। कार्यशाला की बात नरेंद्र जी मैं अभी करूंगा, अभी मैंने कार्यशाला की बात नहीं की है, पहले ईपीसी कोर्सेज के बारे में थोड़ी सी चर्चा हो जाए। सेकेंड ईयर में भी 2 ईपीसी कोर्स हैं, जैसा मैंने आपको बताया, फिर दोनों में 4-4 एक्टिविटी हैं, जिसमें से 2-2 एक्टिविटी आपको सेकेंड ईयर की इंटर्नशिप के दौरान करनी है और 2-2 एक्टिविटी आपको वर्कशॉप के दौरान करनी है। इन सारी एक्टिविटीज के रिपोर्ट्स आप जमा करेंगे। ध्यान रखिए, ईपीसी कोर्सेज के लिए कोई भी थ्योरी का टर्म एंड एग्जामिनेशन नहीं होता है, आपको केवल एक्टिविटीज हैं जो वर्कशॉप से पहले और वर्कशॉप के दौरान पूरी करनी है। वर्कशॉप में आने से पहले हर एक कोर्स में 2 एक्टिविटी पूरी करनी है, मैं फिर दोहरा रहा हूं। वर्कशॉप के दौरान 2 और एक्टिविटी आपको करनी है। सारी एक्टिविटी की रिपोर्ट आपको जमा करनी है। जो एक्टिविटी आप अपने इंटर्नशिप स्कूल में करेंगे, उन एक्टिविटीज का ऑथेंटिकेशन आपके मेंटर्स, हेड या प्रिंसिपल करेंगे, उस पर साइन करेंगे। अब हम आते हैं वर्कशॉप पर। वर्कशॉप पर बहुत सारे प्रश्न आ रहे हैं। एग्जाम की बात गुरप्रीत जी करूंगा, मैं आपका प्रश्न लूंगा कि आप कहां एग्जाम दे सकते हैं। अभी रुकिए, मैं जरा सा पहले वर्कशॉप पर बात कर लूं जी। वर्कशॉप 12-12 दिन की हैं, फेस टू फेस कंपोनेंट है। फर्स्ट ईयर में 12 दिन होनी है, सेकेंड ईयर में 12 दिन होनी है। सॉरी, थोड़ा तेज हो गया, वेट करिए कि फर्स्ट ईयर में 12 दिन की वर्कशॉप है, सेकेंड ईयर में 12 दिन की वर्कशॉप है। दोनों वर्कशॉप आपके स्टडी सेंटर पर होनी है, दोनों वर्कशॉप आपके स्टडी सेंटर पर होनी है। ये 12 दिन लगातार होंगे। ध्यान रखिए, इन 12 दिन आपकी अटेंडेंस कंपलसरी है। वर्कशॉप जनवरी जब इग्नू के एग्जाम होते हैं, उन एग्जाम पीरियड में ऑर्गेनाइज नहीं होती। जून और दिसंबर में वर्कशॉप ऑर्गेनाइज नहीं होती। वर्कशॉप की डेट्स इग्नू फाइनल नहीं करता, आपके प्रोग्राम इंचार्ज डिसाइड करेंगे कि आप अपनी वर्कशॉप कहां करेंगे। उससे पहले मैं एक प्रश्न ले लूं। नीलेश का प्रश्न है, कैन वी चेंज आवर स्कूल फॉर सेकेंड ईयर इंटर्नशिप? You cannot change generally, Nilesh, because if you will change, you may go outside of the jurisdiction of the regional center or the study center. So better you do your internship in the school in which you have been allotted, क्योंकि अगर आप दूसरी जगह चले जाएंगे तो आपके स्टडी सेंटर वहां पर आपको ऑब्जर्व नहीं कर पाएंगे जी। वर्कशॉप आपकी डेट्स आपके प्रोग्राम इंचार्ज आपसे डिस्कस करने के बाद
आपकी छुट्टियां कब हैं, उनके लिए रूम्स कब अवेलेबल हैं, उनके रिसोर्स पर्संस कब अवेलेबल हैं, सबको ध्यान में रखकर आपके वर्कशॉप प्लान किए जाते हैं। जनरली वर्कशॉप टर्म एंड एग्जामिनेशन से पहले होती हैं, या तो समर ब्रेक्स में, या फिर जब भी आपकी छुट्टियों का एक लॉन्ग वेकेशन हो। कई बार दशहरा दिवाली की छुट्टियों के आसपास होती हैं, कई बार मई में जब छुट्टियां पड़ जाती हैं एग्जाम के बाद। पीआईसी राहुल कहते हैं जो आपके स्टडी सेंटर का इंचार्ज है, प्रोग्राम इंचार्ज, जो भी स्टडी सेंटर आपको अलॉट हुआ है, उस स्टडी सेंटर पर आपके बीएड प्रोग्राम का जो इंचार्ज है उसे पीआईसी कहते हैं, प्रोग्राम इंचार्ज जी। ध्यान रखिए वर्कशॉप मैंडेटरी है, वर्कशॉप में पूरे 12 दिन आपकी अटेंडेंस कंपलसरी है। यदि आप वर्कशॉप छोड़ देंगे तो, या कुछ दिन नहीं जाएंगे तो आपकी वर्कशॉप कैंसिल हो जाएगी, आपको अगले साल वर्कशॉप दोबारा करनी पड़ेगी। फर्स्ट ईयर की वर्कशॉप आप तभी कर पाएंगे जब आप फर्स्ट ईयर की इंटर्नशिप पूरी कर लेंगे। इसी तरह से सेकेंड ईयर की वर्कशॉप आप तब कर पाएंगे जब आप सेकेंड ईयर की इंटर्नशिप पूरी कर लेंगे। तो ध्यान रखिए कि वर्कशॉप पूरी अटेंड करने के लिए पहली शर्त है कि आपने उसका इंटर्नशिप पूरा कर लिया हो। वर्कशॉप लोकेशन चेंज नहीं होता है, वर्कशॉप लोकेशन आपको जो अलॉटेड स्टडी सेंटर है उसी अलॉटेड स्टडी सेंटर पर वर्कशॉप करना होता है। प्रशांत, मुझे लगता है कि मैंने आपके आंसर दे दिया है। इंटर्नशिप का स्कूल, असुमति मैं पहले बात कर चुका हूं, इंटर्नशिप का स्कूल आप चूज करते हैं, आप चूज करते हैं। इंटर्नशिप स्कूल स्टडी सेंटर चूज नहीं करता, लेकिन अगर आप इंटर्नशिप स्कूल नहीं ढूंढ पा रहे हैं तो वो आपकी मदद कर सकता है ढूंढने में। दोनों वर्कशॉप आप साथ साथ नहीं कर सकते। ये नहीं कि एक स्टडी सेंटर पर फर्स्ट ईयर की वर्कशॉप भी चल रही है, सेकंड ईयर की वर्कशॉप भी चल रही है, तो मैं अभी फर्स्ट ईयर की कर लूं, अगले महीने सेकंड ईयर की कर लूं। इम्पॉसिबल है। फर्स्ट ईयर इंटर्नशिप पूरी करेंगे जो 1 महीने की है, उसके बाद ही आप फर्स्ट ईयर वर्कशॉप कर पाएंगे। फर्स्ट ईयर वर्कशॉप करने के बाद जब आप सेकंड ईयर में आएंगे, सेकंड ईयर में 4 महीने की इंटर्नशिप है, जब आप वो इंटर्नशिप पूरी कर लेंगे उसके बाद ही आप सेकंड ईयर की वर्कशॉप कर पाएंगे। इसलिए इंटर्नशिप की एक्टिविटी पूरी किए बिना आपको वर्कशॉप में पार्टिसिपेशन अलाउड नहीं होगा। अब हम बात करते हैं अपने इवैल्यूएशन की। इग्नू में 4 तरह का इवैल्यूएशन है। सेल्फ इवैल्यूएशन, जो आप हर एक यूनिट में सेल्फ चेक एक्सरसाइज करते हैं, इसका कोई मार्क्स नहीं होता। कंटिन्यूअस इवैल्यूएशन असाइनमेंट के फॉर्म में होता है। आपको पता है आपको हर थियरी कोर्स में एक असाइनमेंट करना है, हर असाइनमेंट में 3 क्वेश्चन है। टोटल कोर्स के मार्क्स में, टोटल कोर्स के ग्रेड में, क्योंकि इग्नू में हम मार्क्स नहीं देते, तो टोटल कोर्स ग्रेड में असाइनमेंट का वेटेज 30% का है, और जो आपके टर्म एंड एग्जामिनेशन है उनका वेटेज 70% का है। प्रश्न लेता हूं कि इंटर्नशिप कब होगी। अब मैं अंत पर आ गया हूं इस प्रेजेंटेशन के, मैं फिर उसके बाद आप लोगों के प्रश्न लेता हूं। इवैल्यूएशन प्रैक्टिकल कोर्सेज का आपके मेंटर्स उस पर कमेंट देंगे। आप सारे की रिपोर्ट्स को, पोर्टफोलियो को अपने वर्कशॉप में जमा करेंगे। सारे प्रैक्टिकल कोर्सेज का असेसमेंट वर्कशॉप में होगा, जहां कोई टीचर एजुकेटर जो आपके पीएससी ने अपॉइंट किया है वो उसको इवैल्यूएट करेगा। पासिंग मार्क्स कितने हैं? किसी का प्रश्न था पासिंग मार्क्स कितने हैं? पासिंग मार्क्स नहीं है, क्योंकि यहां मार्क्स नहीं ग्रेड होते हैं। हर एक एक्टिविटी में मिनिमम डी ग्रेड पाना जरूरी है। जैसे आप असेसमेंट, किसी कोर्स का हम एग्जांपल लेते हैं, BES 121 पहला कोर्स है। कोर्स में एक असाइनमेंट है और एक टर्म एंड एग्जाम है, तो असाइनमेंट में पास होने के लिए कम से कम डी चाहिए, टर्म एंड में पास होने के लिए कम से कम डी चाहिए, लेकिन उस कोर्स में पास होने के लिए कम से कम सी चाहिए। तो किसी एक में आपको हायर ग्रेड लाना पड़ेगा जिससे एवरेज सी ग्रेड हो। तो किसी भी कोर्स को पास करने के लिए मिनिमम सी ग्रेड चाहिए, और बीएड प्रोग्राम को पास करने के लिए प्रोग्राम के हर कोर्स में मिनिमम सी ग्रेड चाहिए। अगर किसी वजह से आप कोई टर्म एंड एग्जाम किसी साल नहीं दे पाते, मान लीजिए आपने जनवरी 2020 में एडमिशन लिया है, दिसंबर 2020 में आपका फर्स्ट ईयर का टर्म एंड एग्जाम होना है, आप 1 या 2 पेपर नहीं दे पाते, तो आप उसके बाद होने वाले एग्जाम में, अर्थात जून 2021 में जो एग्जाम होंगे, उन पेपर का फॉर्म दोबारा भर के एग्जाम दे सकते हैं। यह सुविधा आपको तब तक उपलब्ध रहेगी जब तक आपका मैक्सिमम वैलिडिटी पीरियड वैलिड है।
आपके केस में ये दिसंबर 2024 है। तो दिसंबर 2024 से पहले इग्नू 8 बार एग्जाम कराएगा आपके लिए। आपका एग्जाम कराने के बाद उसमें से कभी भी आप वो एग्जाम पास कर सकते हैं। जैसा मैंने बताया, हम लेटर ग्रेड सिस्टम फॉलो करते हैं। ए, बी, सी, डी या ई ग्रेड आपको मिलेगा। मिनिमम सी ग्रेड आपको किसी भी कोर्स को पास करने के लिए जरूरी है। सी ग्रेड थियरी में भी और सी ग्रेड प्रैक्टिकल में भी, तभी आपको बीएड में सक्सेसफुल डिक्लेयर किया जाएगा। अब आप संपर्क किससे कर सकते हैं? इंटर्नशिप स्कूल से संबंधित कार्यक्रमों के लिए वहां के प्रिंसिपल और मेंटर से संपर्क करें। आपका फर्स्ट कांटेक्ट पॉइंट आपका प्रोग्राम स्टडी सेंटर है, जो एक टीचर ट्रेनिंग कॉलेज है, जो आपको अलॉट हुआ है काउंसलिंग के दौरान। काउंसलिंग सेशंस आपके स्टडी सेंटर पर होने हैं, जो एकेडमिक काउंसलर्स लेंगे। असाइनमेंट्स जनरली आप अपने स्टडी सेंटर पर जमा करते हैं। इस समय जो परिस्थितियां हैं उसमें एक विशेष व्यवस्था की गई है जुलाई 2019 बैच के लिए कि उनको अपने असाइनमेंट अपने रीजनल सेंटर पर मेल के थ्रू भेज सकते हैं, लेकिन ये व्यवस्था टेम्परेरी व्यवस्था है, क्योंकि इस समय विद्यार्थी स्टडी सेंटर नहीं जा सकते और उनके असाइनमेंट अभी ड्यू हैं अप्रैल और मई में, इसलिए उनको ये एक सुविधा दी गई है। बट जनरली असाइनमेंट्स हम स्टडी सेंटर पर जमा करते हैं। वर्कशॉप आपकी स्टडी सेंटर पर होती हैं, तो आप स्टडी सेंटर पर कॉन्टैक्ट करें। फिर भी आपको कोई समस्या है, कोई प्रश्न है, तो आप, ये हमारी मेल आईडी है soe@ignu.ac.in, इस पर कभी भी मेल कर सकते हैं, प्रश्न पूछ सकते हैं, अपनी समस्याएं लिख सकते हैं। अब मैं पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन की ये स्लाइड यहीं लगी रहने देता हूं, क्योंकि यदि मैं खुद वीडियो पर आऊंगा तो फिर आपको असुविधा होगी मुझे देखने में, इसलिए मैं अभी खुद वीडियो पर नहीं आ रहा हूं और मैं जो है आपके प्रश्नों का जवाब सीधे सीधे देता रहूंगा। जी, मैं प्रश्न शुरू से लेता हूं या नीचे से लेता हूं। इंटर्नशिप कब शुरू कर सकते हैं और क्या शहरी और ग्रामीण दोनों स्कूलों में करनी होगी? जेएस चौधरी का प्रश्न है। इंटर्नशिप हम